इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में। इस पे प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे एक्ट से पूछे गए हैं। मैं एक्ट एक्सप्लेन करते टाइम जगह जगह पे आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन आया, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया एंड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है वो भी मैं बताता जाऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, आपके काम का वीडियो होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी लंबी लिस्ट दी है। ये सब जो बॉडी है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, मेजर पोर्ट, माइंस, कैंटोनमेंट बोर्ड और ये सब बॉडी ESIC, PFO, LIC, तो इनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ये जो बॉडी है इनमें से कहीं पर भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब बॉडी में जो भी अथॉरिटी अपॉइंट करने होते हैं, कंसलेशन ऑफिसर और बाकी अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या है, तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और बाकी कोई भी अथॉरिटी मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एवरेज पे का डेफिनेशन देखो। एवरेज पे का डेफिनेशन यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो कंपेंसेशन मिलता है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन या फिर ले ऑफ कंपेंसेशन, वो कंपेंसेशन इसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अगर कोई वर्कमैन को मंथली सैलरी मिल रही है तो उसका पहले के 3 महीने कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से उसको एवरेज पे कैलकुलेट होता है और उसके हिसाब से उसको मिलता है। कोई वीकली है तो उसका लास्ट के 4 वीक्स का कैलकुलेट करेंगे वेजेस, ठीक है। कोई डेली है तो उसके पिछले वाले 12 दिन, ठीक है। तो वो डे कैलकुलेट करेंगे, उनका वेज देखेंगे, उसका एवरेज निकालो, वो होगा एवरेज पे। और कंपेंसेशन जो भी मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा, इस एवरेज पे के हिसाब से मिलेगा। अब अवार्ड का क्या मतलब है, अवार्ड मतलब कोई भी कोर्ट का फैसला या अधिनिर्णय जो है उसको बोलते हैं अवार्ड। कोई इंटरम या फाइनल डिसीजन, ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, लेबर कोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, ये जो भी देंगे फैसला वो हो गया अवार्ड। क्लोजर मतलब संस्थान जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पूर्ण बंदी, मतलब वो बंद हो गया ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बंद कर दिया। परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ये हो गया क्लोजर। फिर ये कंट्रोल इंडस्ट्री मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वैसा डिक्लेयर किया है बाय सेंट्रल एक्ट। इंडस्ट्री का मतलब कोई भी बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर, इंक्लूडिंग एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन ऑफ वुडमैन। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत वाइड है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे बोलते हैं, कोई डिस्प्यूट या डिफरेंस जो हो रहा है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन वो जो है डिस्प्यूट वो कनेक्टेड होना चाहिए टू एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ लेबर, ठीक है। अब देखो ले ऑफ का डेफिनेशन देखो। ले ऑफ क्या है, ले ऑफ मतलब काम बंदी। मतलब कोई एक कंपनी है, उसको उसके पास अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, तो उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो वो लोगों को काम कैसे देगा, ठीक है। सपोज 1 महीना, 15 दिन, जो भी टाइम है, उस टाइम के लिए कंपनी के पास कोई काम नहीं है, तो उस टाइम के लिए कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर्स को ले ऑफ करती है। ले ऑफ मतलब काम बंदी, कोई काम नहीं मिलेगा उनको। लेकिन इस केस में भी उनको कुछ कंपनसेशन देना होता है, वो कितना देना होता है अभी उसको पढ़ते हैं डिटेल में। तो ये अभी तो डेफिनेशन देख लो कि ले ऑफ क्या है। ले ऑफ मतलब काम बंदी, फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क टू रजिस्टर्ड वर्कर ऑन मस्टर रोल। जो भी वर्कर मस्टर रोल पे है उनको काम देना पड़ता है, लेकिन एम्प्लॉयर वो फेल हो गया या फिर उसने मना कर दिया या फिर वो काम दे नहीं पा रहा, उसके पास ही कुछ काम नहीं है, तो वो क्या देगा, तो वो केस में भी वो ले ऑफ कर सकता है। क्यों, यहाँ पे रीजन लिखे कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल, सपोज कोल, पावर, रॉ मटेरियल है, जो भी रीजन है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, नेचुरल कैलेमिटी और कोई भी अदर रीजन, किसी भी रीजन की वजह से वो काम नहीं दे पा रहा या फिर फेल हो रहा है या फिर वो रिफ्यूज कर रहा है, तो वो होगा, उसको बोलते हैं ले ऑफ। अब यहाँ पे 2 घंटे का क्या रूल है देखो। अगर कोई वर्कर काम के लिए जा रहा है एंड इज नॉट गिवन एम्प्लॉयमेंट विद इन 2 आवर्स, तो दे आर डीम्ड लेड ऑफ फॉर द एंटायर डे। मतलब काम के लिए गया वो कंपनी में, लेकिन उसको 2 घंटे तक कोई काम मिला ही नहीं, तो उसको बोलेंगे कि वो पूरे दिन का उसको ले ऑफ कर दिया, ठीक है। दैट विल बी डीम्ड एज ले ऑफ फॉर दैट एंटायर डे, ठीक है। तो ये बस इंपॉर्टेंट है। अब देखो लॉकआउट का क्या डेफिनेशन है। लॉकआउट मतलब तालाबंदी। ये कौन करता है, जो एम्प्लॉयर है वो करता है। टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लॉकआउट और क्लोजर में फर्क है। क्लोजर में क्या हो रहा है, पूरा कंपनी बंद पड़ रहा है, और लॉकआउट में कुछ टाइम के लिए टेम्पररी क्लोजिंग। इसका भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोई भी अदर रीजन हो सकता है। तो टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं लॉकआउट, या फिर सस्पेंशन ऑफ वर्क, रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू एम्प्लॉइंग एनी नंबर ऑफ पर्सन, तो वही है लॉकआउट। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, इस पे क्वेश्चन आया है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस किसे बोलते हैं, देखो रेलवे,
ये गुड्स ट्रेन ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेजर पोर्ट डॉक सर्विस, पोस्ट टेलीग्राफ टेलीफोन सर्विस, पब्लिक लाइट वाटर सप्लाई सिस्टम, पब्लिक ये सब सैनिटेशन सिस्टम। और जो इंडस्ट्री फर्स्ट शेड्यूल में लिखी है वो सब उसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ये जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, यहाँ पे किसी को स्ट्राइक पे जाना है या फिर एम्प्लॉयर को लॉकआउट करना है तो उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी पढ़ेंगे हम। तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इसलिए डिफाइन किया क्योंकि ये सेंसिटिव है। यहाँ पे जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए है, ठीक है। तो दैट्स वाई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एक्ट में डिफाइन करिए। अब रिट्रेचमेंट देखो, रिट्रेचमेंट मतलब टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, ठीक है। मतलब काम से पूरा टर्मिनेट कर दिया। तो ये ले ऑफ क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ले ऑफ क्या हुआ है, कुछ टाइम के लिए काम नहीं मिल रहा तो काम बंदी हो गया। लेकिन रिट्रेचमेंट जो है ये परमानेंटली काम से हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया वर्कमैन को, ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर। रीजन अदर देन डिसिप्लिनरी पनिशमेंट, मतलब डिसिप्लिनरी पनिशमेंट जो है ये छोड़ के बाकी रीजन के लिए हटा रहे तो उसको बोलते हैं रिट्रेचमेंट। किसको एक्सक्लूड किया है, देखो यहाँ पे रिट्रेचमेंट एक्सक्लूड वॉलंटरीली कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको नहीं बोलेंगे कि टर्मिनेशन हुआ। या फिर सुपरएन्यूएशन, मतलब जो भी रिटायरमेंट एज होता है 58 वो हो गया तो उसको नहीं बोलेंगे कि रिट्रेचमेंट हुआ। टर्मिनेशन ड्यू टू नॉन रिन्यूअल ऑफ एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो ऑटोमेटिक वो उसकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी ना, तो लेकिन उसको ये नहीं बोलेंगे, रिट्रेचमेंट नहीं बोलेंगे। या फिर टर्मिनेशन ड्यू टू कंटिन्यूड इल हेल्थ तो इसको भी रिट्रेचमेंट नहीं बोलेंगे। तो ये सारे एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हो गया रिट्रेचमेंट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर। अब स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक की भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेसेशन ऑफ वर्क बाय बॉडी ऑफ वर्कर्स एक्टिंग टुगेदर और कंसर्टेड रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग टू कंटिन्यू वर्किंग। इसका मतलब क्या है, जो वर्कर्स है वो सब मिलके उन्होंने डिसाइड किया कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर जानबूझ के उन्होंने रिफ्यूज किया, ठीक है, टू कंटिन्यू वर्क, जो वर्क चल रहा है उसको कंटिन्यू करने से मना कर दिया तो वो स्ट्राइक हो गया, उसको बोलेंगे स्ट्राइक। अब देखो वेजेस की डेफिनेशन क्या है। वेजेस में डीए जो भी हाउस लाइट वाटर फैसिलिटी जो मिलती है उसको भी इंक्लूड होता है, करते हैं। और फूड ग्रेन सप्लाई, ट्रैवल कंसेशन, सेल्स प्रमोशन कंसेशन, ये जो भी है उसको इंक्लूड करते हैं अंडर दिस एक्ट। और बाकी कोई बोनस वगैरह मिल रहा है, पीएफ प्रोविडेंट फंड का पैसा, ग्रेचुइटी, उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन का डेफिनेशन देखो, एनी पर्सन एम्प्लॉयड टू डू मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ये सारे कैटेगरी के वर्क हैं। जो जिस पर्सन को एम्प्लॉय किया सब काम करने के लिए तो वो हो गया वर्कमैन। यहाँ पे कौन एक्सक्लूडेड है देखो, आर्मी नेवी एयरफोर्स के पुलिस प्रिजन ऑफिसर, ये जो यहाँ पे जो एम्प्लॉयड है तो वो एक्सक्लूडेड है, उनको वर्कमैन नहीं बोलेंगे, दे आर आउट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। और दोज एम्प्लॉयड इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, ठीक है, ये भी एक्सक्लूडेड है। और सुपरवाइजर जिनकी सैलरी 1600 से ज्यादा है तो वो वर्कमैन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 1, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो सब हमने यहाँ पे कवर कर ली है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का अब चैप्टर 2 जो है यहाँ पे कवर करते हैं, चलिए। तो चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज जो है वो एक्ट के अंदर दी है उसको कवर कर, इस पे क्वेश्चन आए थे। देखो वर्क्स कमिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो वर्क्स कमिटी क्या होती है, जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 100 से ज़्यादा कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको मैंडेटरीली वर्क्स कमिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कौन बनाता है कमिटी, जो भी कंपनी है, जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है वो कंस्टिट्यूट करती है। और वहाँ पे जो भी वर्क्स कमिटी में कितने लोग होते हैं, जो भी है वहाँ पे एम्प्लॉयर के और वर्कमैन के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। मतलब एम्प्लॉयर के 6 है तो सपोज वर्कमैन के भी उतने ही होंगे, तो वही है वर्क्स कमिटी। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कमैन है वो इस्टेब्लिशमेंट में ये कंपलसरी उनको बनानी है। अब कंसिलिएशन ऑफिसर देखो, इसको अपॉइंट कौन करता है, ये ऑफिसर को अपॉइंट करता है गवर्नमेंट मीडिएशन के लिए, ठीक है। मतलब दो पार्टीज में डिस्प्यूट है तो उनको मीडिएशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, जो भी सेटलमेंट डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट करने के लिए, प्रमोशन सेटलमेंट का करने के लिए, ठीक है। अब देखो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ये जो बोर्ड है इसको भी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यहाँ इस बोर्ड में क्या होता है, चेयरमैन एंड 2 और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसको भी वही है, रीजन वही है, सेटलमेंट, जो भी डिस्प्यूट है और सेटलमेंट करने के लिए वो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन होता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे अथॉरिटीज दी है, वर्क्स कमिटी, कंसोलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट। मतलब ये पढ़ के ना दिमाग हिल जाएगा कि यार क्या किया है, मतलब ये एक अथॉरिटी नहीं बना सकते थे कि ये 50 अथॉरिटी बना के रखी, इसका क्या कोई सेंस है क्या। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के एक्सप्लेन किया है कि
ठीक है, तो उस टेबल आप एक बार देख लोगे तो कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएगा। तो अभी के लिए बस ये ध्यान में रखो कि वर्क्स कमेटी जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कमैन है, वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 100 से ज़्यादा है तो उनको वर्क्स कमेटी मैंडेटरीली बनानी ही पड़ेगी। और ये जो कमेटी इसका वही है, काम क्या है कि जो भी डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, तो एमिटी गुड रिलेशन मेंटेन करना, जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको वहीं पे सॉल्व कर दो। कंसिलेशन ऑफिसर का भी वही काम है, लेकिन इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये इसके ऊपर हो गया, मतलब कंपनी में डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तो वो हो गया कंसिलेशन ऑफिसर के पास जाएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ कंसिलेशन है, इसको भी गवर्नमेंट क्रिएट करता है। यहाँ पर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन होता है और 2 या फिर 4, वो गवर्नमेंट बताएगा कितने लोग होंगे, तो 2 और 4 मेंबर्स होते हैं। उसको मतलब 2 अगर एम्प्लॉयर के साइड से आ रहे तो 2 वर्कर्स के साइड से आएंगे। तो ठीक है, तो ये है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन, याद रखो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन एंड 2 और 4 मेंबर्स, बस इतना याद रखना है। फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को याद रखो, इसको भी कौन कंस्टिट्यूट करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है। इसका काम क्या है, इंक्वायरी करने का इनका काम है, नाम में ही है। ये कोई डिस्प्यूट को मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सॉल्व करने में जो इंक्वायरी चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन, तो वो इनका काम है। और इनको 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देना होता है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पर 1 या मोर देन 1 पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। तो ये चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करता है, ये याद रखना। और 6 महीने के टाइम में उनको रिपोर्ट देना, ये याद रखो। अब लेबर कोर्ट हो गया। लेबर कोर्ट का क्या है, जो डिस्प्यूट, जो सेकंड शेड्यूल में जो मैटर दिया है, सेकंड शेड्यूल में क्या दिया, ये स्टैंडिंग ऑर्डर का वायलेशन हो गया, डिस्चार्ज, किसी को काम से हटा दिया, डिसमिस कर दिया, स्ट्राइक लीगल है या नहीं लीगल है, तो सारे मैटर जो है वो लेबर कोर्ट सॉल्व करता है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में बहुत सारे लिस्ट दी है, उसको भी पढ़ेंगे। तो वो सारे मैटर है लेबर कोर्ट के पास जाए। यहाँ पे देखो कंपोजिशन ओनली 1 पर्सन है। लेबर कोर्ट में कितने लोग होते हैं, एक ही लोग होता है, एक ही जज होता है। और वो कौन होता है, मस्ट बी और हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज वो होना चाहिए, या फिर रिटायर भी चलेगा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज है या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसके लिए 3 साल का एक एक्सपीरियंस चाहिए। और कोई भी जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया उसने अपार्ट फ्रॉम दीज 2 तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर कोई लेबर कोर्ट का वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो वो वहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, मतलब स्टेट वाला जो लेबर कोर्ट होता है, प्रोविंशियल लेबर कोर्ट, वहाँ पे 5 साल काम किया तो वो फिर ये वाले लेबर कोर्ट में सेंट्रल वाले आ सकता है। ठीक है, उसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हो गया लेबर कोर्ट। अब देखो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, यहाँ पर भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो भी बॉडी है उसके हिसाब से एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकती है ये। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैटर सेकंड या थर्ड शेड्यूल में दिए हैं, जैसे वेजेस हो गया, कितना टाइम काम करना है, अलाउंसेस, पीएफ, लीव का जो भी रिट्रेसमेंट का इशू है, क्लोजर का इशू है, इसके चलते कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाता है। ठीक है, जा सकता है, क्योंकि सेकंड शेड्यूल वाला मैटर यहाँ पर भी है ना, लेबर कोर्ट में भी जा सकता है या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में भी जा सकता है। तो यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका कंपोजिशन भी 1 पर्सन ही है। और क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी और हैव बीन हाई कोर्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो गया। अब देखो नेशनल ट्राइब्यूनल, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्यों, जो भी डिस्प्यूट है, सपोज कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से नेशनल इंपॉर्टेंस वाला इशू रेज हो गया, या फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट ऐसा है जिसका ब्रांचेस मोर देन एक स्टेट में है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट हैविंग ब्रांच मोर देन 1 स्टेट, और वहाँ पे कोई मैटर हो गया, अफेक्ट हो गया ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो सारे डिस्प्यूट नेशनल ट्राइब्यूनल में जाएंगे। यहाँ पर भी एक ही पर्सन होता है और मस्ट बी हाई कोर्ट जज। यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट वाला कोई नहीं है, वो हाई कोर्ट जज ही होना चाहिए। ठीक है, उसको एडवाइस कर सकते हैं 2 लोग। ठीक है, लेकिन ये नेशनल ट्राइब्यूनल हो गया। ठीक है, अब देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब ये जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम यहाँ पे देखें इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में या फिर लेबर कोर्ट में जो देखे, तो इनको किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। वो अगर इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर 65 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन याद रखना, इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड 65 के नीचे एज होनी चाहिए, लेस देन 65। ठीक है, अब थोड़ा जो भी कंफ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया गया। ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी यहाँ पे है। ठीक है, वो आएगा और वर्क्स कमेटी भी आएगा। लेकिन ये टेबल देखो पहले, जो वर्क्स कमेटी है, यहाँ पे वर्क्स कमेटी हुआ है क्या, वर्क्स कमेटी यहाँ पे हुआ है 100 से ज़्यादा वर्कमैन है तो वर्क्स कमेटी कंपलसरी है। और अगर 50 से ज़्यादा वर्क करे लेकिन 100 से कम है तो उनके लिए ग्रीवांस सेटलमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है। तो ये जो वर्क्स कमेटी और जीएसए है, इन दोनों को कौन अपॉइंट करता है, एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है। इनका प्राइमरी पर्पज देखो कि जो इंडिविजुअल ग्रीवांस है उसको इंटरनली सॉल्व करना, और वर्क कमेटी का वही है, सेम है, डेली वर्क प्लेस हार्मनी मेंटेन करना, डिस्प्यूट को वहीं पे सॉल्व करना, ये करना, प्रिवेंट करना।
तो ये इंटरनल फिल्टर है, ठीक है। और जो कंसिलिएशन ऑफिसर है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। देखो ये कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये सब जो है ना इसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और कंसिलिएशन ऑफिसर का काम क्या है, यहाँ पे सब डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तो वहाँ वो कहाँ पे आएगा फिर, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास, वो मीडिएशन करेगा, ठीक है, और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका पावर वही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मीडिएटर है, सरकार ने अपॉइंट किया हुआ मीडिएटर है ये। यहाँ पर भी मीडिएशन के थ्रू सॉल्व नहीं हुआ मैटर तो फिर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में जाएगा। यहाँ पे हायर लेवल मीडिएशन हो सकता है, जो भी कॉम्प्लेक्स केस है उसको, तो यहाँ पे ट्राईपार्टाइट नेगोशिएशन बोर्ड होता है, मतलब एक ये बोर्ड होगा, दूसरा एम्प्लॉयर और तीसरे वर्कर्स, तो ये मिलके सॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट, तो ये बोर्ड उसमें मदद करेगा, हायर लेवल मीडिएशन। फिर देखो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यहाँ पे इसका काम क्या, मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्वेस्टिगेट करना, जो भी फैक्ट है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट है, जो भी डिस्प्यूट है उसको लेके जो भी फैक्ट है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का काम इनका है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, और इन्होंने रिपोर्ट देनी चाहिए 6 महीने के अंदर। इनका फैक्ट फाइंडिंग का काम है, इन्वेस्टिगेटिव फैक्ट फाइंडर, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई। फिर लेबर कोर्ट क्या है, जो भी सेकंड शेड्यूल में जो भी मैटर आ रहा है, जैसे डेली का जो भी इश्यू है, पीएफ, पेंशन, तो इंडिविजुअल राइट्स, तो ये सारे मैटर लेबर कोर्ट में जाएंगे। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में सेकंड शेड्यूल या फिर थर्ड शेड्यूल दोनों वाले मैटर जा सकते हैं। और नेशनल ट्राइब्यूनल में जो मल्टी स्टेट वाला कोई इस्टेब्लिशमेंट है या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस वाला कोई इशू है तो वो नेशनल ट्राइब्यूनल में जाएगा, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयर जो है वो नोटिस उनको देना पड़ेगा, कब, अगर सर्विस कंडीशन उसको चेंज करनी है एम्प्लॉयर को तो उसको कम से कम 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा हर एक अफेक्टेड वर्कमैन को, ठीक है। तो वहाँ पे ये नोटिस ऑफ चेंज में यही लिखा है कि एम्प्लॉयर कैन नॉट अल्टर सर्विस कंडीशन, जो 4th शेड्यूल में मेंशन है सर्विस कंडीशन, जैसे वेजेस को लेके, पीएफ कंट्रीब्यूशन जो कट रहा है, कितना टाइम काम करना है, रेस्ट इंटरवल, लीव, शिफ्ट वर्किंग, ये सब को लेके जो होता है रूल्स, उसी को बोलते हैं सर्विस कंडीशन। तो उसको एम्प्लॉयर यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता, अगर करना है तो उसको कम से कम 21 डेज का नोटिस देना होगा अफेक्टेड जो भी वर्कमैन है उनको। अगर वो अवार्ड के चलते या सेटलमेंट के चलते वो चेंज हो रहा है सर्विस कंडीशन तो वहाँ पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर सिविल सर्विस रूल्स या फिर ये कोड में अगर वर्कर आ रहे हैं स्पेसिफिक रूल्स के अंडर तो वहाँ पर भी जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट भी एग्जाम कर सकता है कोई कोई इस्टेब्लिशमेंट को। अब देखो जीएसए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि जीएसए क्या है, जहाँ पे 50 से ज़्यादा वर्कर है तो हर एक एम्प्लॉयर ने जीएसए इस्टेब्लिश करना मैंडेटरी है फॉर एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 50 और मोर वर्कमैन। इनका ये है कि इंडिविजुअल लेवल डिस्प्यूट को सॉल्व करना, और नो रेफरेंस टू एडजुडिकेशन कैन बी मेड अनलेस डिस्प्यूट इज रिपोर्ट टू जीएसए। मतलब कि ये जो हमने अभी देखा कि कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, ये लेबर कोर्ट, यहाँ पे मैटर नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप पहले यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैंने वही बताया कि शुरू में जो भी मैटर है तो यहाँ पे पहले इंडस्ट्री के अंडर इंटरनली सॉल्व करने की कोशिश करो डिस्प्यूट, वो नहीं हुआ फिर यहाँ पे आओ कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, जो भी है। तो वही लिखा है जीएसए क्यों सेटअप किया है कि पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो इंडिविजुअल लेवल का, सपोज कोई डिस्प्यूट है, इंडिविजुअल वर्कमैन को लेकर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो वो इंडिविजुअल ऐसे डिस्प्यूट इंटरनली ही सॉल्व हो, वो फालतू में यहाँ पे लोड आ जाएगा फिर, ठीक है। जो लेबर कोर्ट होते हैं, ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इनका लोड भी कम करना है ना, तो वो कंपलसरी पहले यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हुआ तो एस्केलेशन ओनली ऑन डिसएग्रीमेंट, मतलब वहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ तभी यहाँ पे आएगा ऊपर वाले कोर्ट में। तो वही है जीएसए, तो 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर है, वर्कमैन अगर है तो वहाँ पे मैंडेटरी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जीएसए। अब देखो रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू बोर्ड, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। अगर डिस्प्यूट 3rd शेड्यूल जो मैटर है उसको होता है बट नॉट अफेक्ट मोर देन 100 वर्कमैन, तो गवर्नमेंट कैन रेफर इट टू द लेबर कोर्ट इंस्टेड ऑफ ट्रिब्यूनल। मतलब जो 3rd शेड्यूल में जो मैटर्स दिए हैं एंड नॉट मोर देन 100 वर्कमैन आर अफेक्टेड, मतलब 100 से कम एम्प्लॉय अफेक्ट हुए हैं तो गवर्नमेंट उसको कहाँ भेजेगा, लेबर कोर्ट में भेजेगा इंस्टेड ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, बड़े वाले मैटर ट्रिब्यूनल में जाएंगे, छोटे वाले मैटर लेबर कोर्ट में जाएंगे। तो ये दोनों का फर्क यहाँ पे समझो, लेबर कोर्ट का और ट्रिब्यूनल का क्या है। जहाँ पे 100 से कम वर्कमैन है अफेक्ट हो रहा है तो वो लेबर कोर्ट में जाएगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट रेफर कर सकता है, वही लिखा है। जो 3rd शेड्यूल में मैटर है उसको लेकर अगर कोई मैटर ये होता है डिस्प्यूट, तो ये हो गया 100 वर्कमैन की प्रोविजन। और ये क्या है, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट जो है अगर उसको लगता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है तो वो इनमें से किसी को भी दे सकता है वो मैटर, बोर्ड या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या फिर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल। अगर 3rd शेड्यूल का मैटर है 3rd शेड्यूल वाला, ठीक है, और 100 से ज़्यादा नहीं है तो वो लेबर कोर्ट में रेफर कर सकता है। तो वही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट ये वाला याद रखना प्रोविजन 100 से कम वाला।
लेबर कोर्ट जा सकता है। अब टाइमलाइन देखो, 3 महीने के अंदर अगर डिस्प्यूट इंडिविजुअल वर्कमैन को लेके है तो 3 महीने के अंदर उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो टाइमलाइन दिया है यहाँ पे। और वंस डिस्प्यूट इज रेफर्ड गवर्नमेंट कैन इश्यू एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द कंटिन्यूस ऑफ एनी स्ट्राइक और लॉकआउट। मतलब एक बार डिस्प्यूट रेफर हो गया यहाँ पे कोई भी, सपोज कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, तो गवर्नमेंट प्रोहिबिट ऑर्डर निकाल के जो भी स्ट्राइक चल रहा है फिर लॉकआउट है उसको बंद करा सकता है, ठीक है, प्रोहिबिट करा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नेशनल ट्राइब्यूनल प्रेसिडेंस, मतलब एक बार डिस्प्यूट नेशनल ट्राइब्यूनल में गया, फिर कोई भी लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल बाकी उसको वो जो मैटर है उसको नहीं लेगा, ठीक है, मतलब वहां पे नहीं जाएगा मैटर, नेशनल ट्राइब्यूनल में गया तो वही डिसाइड करेगा। और जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग है, ठीक है, उस मैटर पे बाकी कोर्ट में, तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो वही लिखा है, पेंडिंग प्रोसीडिंग डू नॉट लैप्स ड्यू टू डेथ ऑफ, मतलब कोई किसी की डेथ होती है तो वो जो प्रोसीडिंग है उसको, ठीक है, पेंडिंग जो प्रोसीडिंग है उसको खत्म नहीं होती, वो प्रोसीडिंग चलती रहती है। जो कोर्ट या ट्राइब्यूनल है वो कंप्लीट करेगा प्रोसीडिंग।